नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्वेता झा। शाम के 7 बज चुके हैं और 7 गुड न्यूज के साथ हम हाजिर हैं। हम आपको आज की 7 गुड न्यूज के बारे में बताएंगे और सबसे पहले बात आज की सबसे बड़ी गुड न्यूज की कर लेंगे। जी हां, तो आज की सबसे बड़ी गुड न्यूज आपको बता दें, सरकारी बारिश से सुधरेगी हवा की सेहत। दिल्ली वालों को साफ सुथरी हवा मुहैया कराने के लिए क्लाउड सीडिंग का एक और सफल ट्रायल आज दिल्ली एनसीआर के आसमान में हुआ। इस पूरी प्रक्रिया में 8 फ्लेयर का इस्तेमाल किया गया और ये पूरा प्रोसेस लगभग आधे घंटे तक चला। माना जा रहा है कि इससे जल्द ही बारिश हो सकती है, जिससे AQI यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स में सुधार होगा। क्लाउड सीडिंग के सफल ट्रायल ने दिल्ली के लोगों के बीच उम्मीद बढ़ा दी है कि जल्द ही बादल बरसेंगे और उनको बढ़ रहे प्रदूषण से राहत मिलेगी। देश की राजधानी दिल्ली की आबोहवा को बेहतर बनाने की कोशिशें लगातार जारी हैं। प्रदूषण के बढ़े हुए स्तर को कम करने के लिए और दिल्ली वालों को स्वच्छ हवा मुहैया कराने के लिए आसमान में उम्मीदों का विमान उड़ान भर चुका है। मतलब ये कि दिल्ली में क्लाउड सीडिंग यानी कृत्रिम बारिश के जरिए लोगों को राहत देने की पुरजोर कोशिश है। इसकी शुरुआत भी हो चुकी है। आज दूसरे ट्रायल के लिए कानपुर से विमान ने उड़ान भरी और दिल्ली के बुराड़ी, नॉर्थ करोलबाग समेत कई इलाकों में बादलों पर केमिकल स्प्रे किया गया। दूसरी ट्रायल क्लाउड सीडिंग की दिल्ली में की गई। ये क्लाउड सीडिंग सेस्ना एयरक्राफ्ट के माध्यम से IIT कानपुर ने की। एयरक्राफ्ट मेरठ के तरफ से दिल्ली में एंटर किया, जिसमें खेखरा, बुरारी, नॉर्थ करोलबाग, मयूर विहार, सादकपुर और भोजपुर इस इलाकों के अंदर क्लाउड सीडिंग की गई। दरअसल दिल्ली सरकार ने IIT कानपुर की टीम के साथ मिलकर राजधानी को प्रदूषण से राहत दिलवाने के लिए ऑपरेशन क्लाउड सीडिंग की शुरुआत की है, जिसका सफल ट्रायल भी किया जा चुका है। प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए दिल्ली सरकार की ओर से कृत्रिम बारिश करने की कोशिश की जा रही है। एक ट्रायल हुआ था इससे पहले और अब ये दूसरी और तीसरी सॉर्टीज जो आज सेस्ना प्लेन जो IIT कानपुर से उड़कर बादल ढूंढते हुए निकला था और दिल्ली के जो बाहरी इलाके हैं जैसे कि बुराड़ी और मयूर विहार तक जो बादल हैं उनमें सिल्वर आयोडाइड के जो कैनन्स हैं उनकी तरफ से फ्लेयर्स निकाले गए और उन बादलों में फ्लेयर्स भरने की कोशिश की गई। इस कोशिश से होगा क्या कि आर्टिफिशियल रेन होने की संभावना हो सकती है। दरअसल दिल्ली में हर साल सर्दियों में प्रदूषण का स्तर बढ़ जाता है। ऐसे में इस साल दिल्ली सरकार ने प्रदूषण को मात देने के लिए क्लाउड सीडिंग से कृत्रिम बारिश कराने का प्लान तैयार किया है। क्लाउड सीडिंग का सीधा साधा मतलब है कि जब दो घनत्व वाले बादल आपस में मिलते हैं तो बारिश होती है। क्लाउड सीडिंग में यही काम किया जाता है। इसके लिए सिल्वर आयोडाइड जैसे केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है, जो बादलों को आपस में मिलाकर जबरदस्ती बारिश करवाता है। इससे कंडेंसेशन या संघनन की प्रक्रिया तेज हो जाती है और बादल पानी की बूंदों में बदलकर बरसने लगते हैं। इसी प्रोसेस को क्लाउड सीडिंग कहा जाता है। कृत्रिम बारिश की प्रक्रिया 3 चरणों में काम करती है। पहले केमिकल का इस्तेमाल करते हुए ऊपर बहने वाली हवा को और ऊपर भेजा जाता है। इसके लिए कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बाइड, कैल्शियम ऑक्साइड, यूरिया, अमोनियम नाइट्रेट के यौगिक का इस्तेमाल किया जाता है। दूसरे चरण में कैल्शियम क्लोराइड, यूरिया, नमक और अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल करते हुए बादलों के द्रव्यमान को बढ़ाया जाता है। फिर तीसरे चरण में सिल्वर आयोडाइड और शुष्क बर्फ जैसे केमिकल बादलों में छोड़े जाते हैं, जिससे बादलों में जमे पानी के कण बिखर कर जमीन पर बरसने लगते हैं। बादलों को इलेक्ट्रिक शॉक देने की भी एक तकनीक है, जिसके इस्तेमाल से बारिश करवाई जा सकती है। इसमें ड्रोन तकनीक की मदद से बादलों को इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाता है। UAE ने इस तकनीक का इस्तेमाल कर साल 2021 में कृत्रिम वर्षा करवाई थी। दरअसल बारिश होने पर पॉल्यूशन का लेवल कम हो जाता है। कृत्रिम बारिश से हवा में तैर रहे खतरनाक पॉल्यूशन वाले छोटे कण पानी के साथ नीचे जमीन पर आ जाते हैं और हवा साफ हो जाती है। दिल्ली से अमित भारद्वाज के साथ कानपुर से सिमर चावला, गुड न्यूज टुडे। और अब खबर रामनगरी अयोध्या से आई एक और गुड न्यूज की। ये गुड न्यूज आई है भव्य और दिव्य राम मंदिर से जुड़ी, जिसका स्वरूप लगभग साकार रूप ले चुका है। श्री राम मंदिर पूरी तरह से तैयार हो गया है, यानी कि अब देश दुनिया से आने वाले तमाम आस्थावान इस भव्य मंदिर में रामलला और भगवान राजा राम के दर्शन ही नहीं, बल्कि कई और देवी देवताओं के मंदिरों में दर्शन पूजन भी
कर पाएंगे। तो हमारी अगली यानी कि जो दूसरी गुड न्यूज है वो इसी से जुड़ी है। अब राम मंदिर के संपूर्ण दर्शन। हालांकि अब 25 नवंबर को मंदिर के शिखर पर 11 फीट ऊंचा और 22 फीट चौड़ा ध्वज फहराया जाएगा। इस ऐतिहासिक ध्वजारोहण समारोह की तैयारियां भी अंतिम चरण में हैं। ध्वजारोहण समारोह में भारतीय सेना के वरिष्ठ अधिकारियों का विशेष सहयोग लिया जा रहा है। सेना ने राम मंदिर परिसर में ध्वज फहराने की रिहर्सल पूरी कर ली है और तकनीकी सुझाव भी ट्रस्ट को सौंपे हैं। अयोध्या जहां भक्ति ने पाया भव्य रूप, जहां प्रभु श्री राम ने लिया जन्म, जहां आस्था का दिखा है अनोखा संगम। अब वो क्षण भी आ गया है जिसका इंतजार हर राम भक्त ने वर्षों से किया था। अयोध्या का राम मंदिर अब पूरी तरह से तैयार हो चुका है। मुख्य मंदिर का निर्माण कार्य पूर्ण होने के साथ साथ परकोटे के 6 मंदिर पूरे हो चुके हैं। भगवान शिव, भगवान गणेश, भगवान हनुमान, सूर्यदेव, देवी भगवती, देवी अन्नपूर्णा और शेषा अवतार के भव्य रूप में सुसज्जित हो चुके हैं। सप्त मंडप के अंतर्गत महर्षि वाल्मीकि, वशिष्ठ, विश्वामित्र, अगस्त्य, निषाद और शबरी और माता अहल्या के मंदिर भी अपनी पूर्णता को प्राप्त कर चुके हैं। इसके अतिरिक्त संत तुलसीदास मंदिर का निर्माण भी पूरा हो चुका है। वहीं जटायु और गिलहरी की प्रतिमाएं भक्ति भाव का अद्भुत प्रतीक बनकर स्थापित की जा चुकी है। सभी मंदिरों पर कलश और ध्वज दंड स्थापित कर दिए गए हैं, जो विजय, श्रद्धा और पूर्णता के प्रतीक है। भक्तों की सुविधा और व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए सड़क निर्माण, फर्श पर पत्थर बिछाने, हरियाली और पंचवटी क्षेत्र के सौंदर्यीकरण का कार्य भी पूरा किया गया। इस सड़कें बनाने का काम लार्सन टुब्रो तेज गति से कर रहा है। भूमि सौंदर्यीकरण, लैंडस्केपिंग जीएमआर नाम की ख्यातिनाम संस्था पूरी कर रही है। अब अयोध्या का आकाश एक और स्वर्णिम क्षण का साक्षी बनने जा रहा है। 25 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्री राम मंदिर के 161 फीट ऊंचे शिखर पर 22 बाई 11 फीट का भगवा ध्वज फहराएंगे। ये आयोजन मंदिर निर्माण की पूर्णता का प्रतीक बनेगा और नए युग की शुरुआत का संदेश देगा। अयोध्या से मयंक शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और राम की नगरी से अब आपको सीधे हम कान्हा की नगरी लिए चलते हैं, यानी कि मथुरा वृंदावन का रुख करते हैं, जहां इन दिनों ब्रज रज महोत्सव के रंग बिखरे हैं। हमारी अगली गुड न्यूज यानी कि जो तीसरी गुड न्यूज है वो इसी से जुड़ी है, ब्रज उत्सव के रंग। जी हाँ, ब्रज उत्सव के रंग। 26 अक्टूबर को शुरू हुए ब्रज रज महोत्सव का रंग निराला है। यहाँ भक्ति रस में सब कुछ सराबोर है। कान्हा की नगरी इस भक्ति रस में राममय दिखाई पड़ती है। लोक संगीत और भजन संध्या की ऐसी अनूठी महफिल सजी है कि पूरा ब्रज मंडल झूम उठा है और भक्ति के इस विशेष रंग में रंग गया है। ये कृष्ण नगरी मथुरा का रंग है। ये कान्हा की नगरी की रौनक है। ये ब्रज रज उत्सव का नजारा है, जहां भक्ति का ऐसा सागर उमड़ा है कि हर कोई उसमें मगन नजर आ रहा है। लेकिन कान्हा की नगरी का रंग आज राममय है। यहाँ राम नाम की धूम है। ब्रज भूमि की यह पवित्र धरा स्वयं भक्ति का प्रतीक है। ये मौका है मथुरा वृंदावन में 11 दिन तक चलने वाले ब्रज रज महोत्सव का, जिसकी शुरुआत 26 अक्टूबर रविवार को हुई थी। लेकिन ब्रज उत्सव के दूसरे दिन पूरा मथुरा वृंदावन जैसे झूम उठा हो। भजन गायक कन्हैया मित्तल की भजन संध्या में हजारों नहीं लाखों की तादाद में श्रद्धालु पहुंचे और भक्ति रस से सराबोर हो गए।
ब्रजरज महोत्सव में लोक कलाकारों ने भी समा बांधा और ऐसा माहौल बना दिया कि ढोल नगाड़ों की धुन पर हर कोई थिरकने को मजबूर हो गया। सिर्फ लोक संगीत और भजन संध्या ही नहीं, बल्कि इस ब्रजरज महोत्सव में स्थानीय से लेकर अलग अलग हैंडीक्राफ्ट के कुछ 15 स्टॉल मौजूद हैं, जहां संस्कृति की झलक भी देखने को मिल रही है। लेकिन अभी तो ये शुरुआत है, क्योंकि 11 दिन के ब्रजरज महोत्सव के सफर में अभी और भी कई बड़े कलाकारों को शिरकत करनी है। मदन गोपाल शर्मा, मथुरा, गुड न्यूज टुडे। कान्हा की भक्ति का रंग तो आपने देख लिया, अब छठ पर्व की रौनक भी आपको दिखा देते हैं, जिसका समापन आज सुबह उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ हो गया। यही हमारी अगली गुड न्यूज़ है। तो हमारी अगली गुड न्यूज़ यानी कि जो चौथी गुड न्यूज़ है, छठ पूजा का शुभ समापन। जी हाँ, भारत समेत दुनिया भर के कई देशों में लोक आस्था का महापर्व छठ मनाया गया। हर जगह भारतीयों ने हर्षोल्लास और परंपरा के साथ छठ महापर्व मनाया। दिल्ली, मुंबई हो या फिर यूरोप, अमेरिका हो या फिर ऑस्ट्रेलिया, सभी जगह छठ की छटा देखने लायक थी। आइए आपको दिखाते हैं देश दुनिया में कैसी रही छठ की रौनक। उगते सूरज को अर्घ देने के साथ छठ महापर्व का समापन हो गया। देश विदेश में व्रतियों ने उगते सूर्य को अर्घ दिया और अपने परिवार की सुख समृद्धि दीर्घायु की कामना की। सुबह सूर्य की पहली किरण निकलते ही घाटों पर छठ मैया के जयकारे गूंजने लगे थे। लोकगीत और पारंपरिक भजनों से पूरा माहौल भक्तिमय हो गया था। राजधानी दिल्ली और नोएडा में छठ महापर्व पर घाटों पर भक्तों की भारी भीड़ रही। मुंबई में समुद्र किनारे एकजुट हुए व्रतियों ने उगते सूर्य को अर्घ देकर व्रत का समापन किया। बिहार और झारखंड में तो अलग ही माहौल नजर आया। वहां के हर घाट पर उत्साह के साथ छठ पर्व की रौनक दिखी। देश के लोक पर्व की रौनक 7 समंदर पार भी दिखी। ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में लोगों में छठ पूजा को लेकर काफी उत्साह दिखा। अमेरिका के न्यू जर्सी शहर का नजारा भी कुछ ऐसा ही रहा। घाट किनारे सुबह सवेरे लोग सूर्य को अर्घ देने के लिए पहुंचे और परिवार संग व्रतियों ने उगते सूर्य को अर्घ दिया। आयरलैंड की राजधानी डबलिन का ये नजारा है, जहां महिलाओं ने अपने परिवार के साथ छठ पूजा की, फिर पूरा परिवार अर्घ देने के लिए साथ निकला। छठ पूजा प्रकृति की उपासना और आत्म अनुशासन का महापर्व है, या यूं कहें कि छठ महापर्व भारतीय सनातन परंपरा का जीवंत स्वरूप है। दिल्ली से आशुतोष कुमार, हरिद्वार से मुदित कुमार अग्रवाल और रामगढ़ से राजेश वर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। गुजरात के केवड़िया के एकता नगर में इन दिनों कुछ अलग ही माहौल है। 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री की मौजूदगी में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर भव्य आयोजन की तैयारियां जोरों पर है। सरदार पटेल के 150वें जन्मोत्सव को यादगार बनाने के लिए भव्य परेड से लेकर रंगारंग झांकियां यहां निकाली जाएगी। साथ ही वायुसेना का सूर्य किरण हवाई प्रदर्शन भी शामिल होगा। ऐसे में हमारी अगली यानी कि जो 5वीं गुड न्यूज है वो है एकता दिवस की महा तैयारी। इस बार राष्ट्रीय एकता दिवस का नजारा और भी खास होने वाला है, क्योंकि इस साल देश भर की सुरक्षा एजेंसियों की भव्य परेड होगी, जिसमें एक ऐसा दस्ता शामिल हो रहा है जो सुरक्षा की सबसे बड़ी ताकत है। इस साल बीएसएफ के K9 दस्ते को भी परेड में शामिल किया जा रहा है, जिसमें 150 स्वदेशी डॉग्स हिस्सा लेंगे। नर्मदा की घाटी में बसा केवड़िया और उसके बीच आसमान को छूता हुआ स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, जिसकी छांव में इस बार इतिहास फिर से जिंदा होने जा रहा है।
क्योंकि इस साल देश लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का 150वां जन्मोत्सव मनाने जा रहा है, जिसकी तैयारी जोरों पर है। 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के मौके पर पूरा देश मिलकर राष्ट्रीय एकता दिवस मनाएगा और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर शानदार एकता परेड का आयोजन होगा, जिसकी तैयारियां अंतिम चरण में है। एकता नगर में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर इस भव्य आयोजन की थीम है एक भारत श्रेष्ठ भारत। इस आयोजन में खुद प्रधानमंत्री मोदी हिस्सा लेंगे। इस आयोजन को भव्य बनाने के लिए इस बार 26 जनवरी को आयोजित होने वाली गणतंत्र दिवस परेड की तर्ज पर मूविंग परेड आयोजित की जाएगी। इस परेड में बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, एसएसबी के अलावा एनसीसी समेत राज्यों की कुल 16 टुकड़ियां भाग लेंगी। साथ ही 21 शौर्य चक्र से सम्मानित जवान भी इस परेड का हिस्सा होंगे। इस बार की परेड का सबसे बड़ा आकर्षण बीएसएफ का K9 दस्ता भी होगा, जिसमें 150 स्वदेशी नस्ल के डॉग्स शामिल हैं, जो सुरक्षा, खोज और बचाव मिशनों में प्रशिक्षित हैं। देशी नस्लों की ये ताकत आत्मनिर्भर भारत की नई पहचान है। 50 डॉग्स जो हैं वो ट्रेन किए जा चुके हैं और इनको इस बार जो गुजरात के केवड़िया में राष्ट्रीय एकता दिवस की परेड होगी, उस परेड में भी इन डॉग्स को शामिल किया जा रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में ये कहा था कि जो स्वदेशी किस्म के डॉग्स हैं, जिसमें मोढुल डॉग्स और रामपुर हाउंड्स जो हैं, इनको शामिल किया जाना चाहिए। इतना ही नहीं, केवड़िया की माटी पर भारत की सांस्कृतिक विरासत के रंग बिखरने के लिए इस बार परेड में एकता थीम पर आधारित विभिन्न झांकियां प्रदर्शित भी की जाएंगी। 9 बैंड राष्ट्रीय एकता दिवस में राष्ट्रीय एकता परेड में भाग लेने के लिए आने वाले हैं। उन 9 बैंड में से सीएपीएफ के 4 हैं और अलग अलग राज्यों के 4 बैंड्स हैं। उसके अलावा इस बार एक विशिष्ट कैमल बैंड बीएसएफ का भी समावेश किया गया। पुलिस बैंड्स के उपरांत 4 स्कूल बैंड्स भी इस बार परेड में भाग लेने वाले हैं। यानी देश को जोड़ने वाले सरदार पटेल के 150वें जन्मोत्सव का जश्न इस बार बेहद खास और भव्य होगा, जिसे जमीन से आसमान तक बेहद शानदार ढंग से मनाने की तैयारी है। केवड़िया से ब्रजेश जोशी के साथ दिल्ली से जितेंद्र बहादुर सिंह, गुड न्यूज टुडे। और आइए अब एक ऐसी गुड न्यूज़ की बात करते हैं जिसके जरिए लोगों को जागरूकता का संदेश भी दिया जा रहा है। आजकल आम लोगों में लगातार स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां बढ़ रही हैं, खास करके कार्डियक अरेस्ट जैसी दिल से जुड़ी कई दिक्कतों को लेकर युवा वर्ग के बीच भी अब जागरूकता बढ़ाने की ज़रूरत है। हमारी अगली यानी कि जो छठी गुड न्यूज़ है वो इसी से जुड़ी हुई है। एक डॉक्टर की सीपीआर क्रांति। देखिए, मुंबई के डॉक्टर गौतम भंसाली एक गीत के जरिए लोगों को जागरूक करने में जुटे। उन्होंने एक गाना रिलीज किया जिसके जरिए ये अवेयरनेस फैलाई जा रही है कि सीपीआर देकर कैसे मरीज की जान बचाई जा सकती है। ये गाना बॉलीवुड सिंगर शान ने गाया है, जिसे मनोज मुंतशिर ने लिखा है। इस गाने को और भी कई सिलेबस और शिक्षण संस्थान अपने अपने स्तर से शेयर कर रहे हैं। सीपीआर से जान बचती है, लेकिन समझ लो कि देना है किसे। हमारा पिछले 11 साल से एक फाउंडेशन है, डॉक्टर गौतम बंसाली गोल्डन आवर फाउंडेशन। उसके अंदर हम लोग ये कोशिश करते हैं कि लोगों को सीपीआर की ट्रेनिंग दे, या कुल मिला के ये कह सकते हैं कि गोल्डन आवर जो शुरुआती 1 घंटा होता है उसमें मरीज को कैसे बचाया जाए, चाहे वो कार्डियक अरेस्ट वाला हो, चाहे वो हार्ट अटैक वाला मरीज हो, चाहे वो हाइपोग्लाइसेमिया वाला हो, चाहे वो हेमरेज वाला पेशेंट हो, चाहे वो पॉइजनिंग का पेशेंट हो, चाहे वो स्नेक बाइट का हो, कोई भी तरह के पेशेंट को गोल्डन आवर में कैसे बचाया जाए। और उसके लिए हमने पूरे कंट्री के अंदर आज अब तक हमने 1100-1200 के ऊपर मेडिकल कैंप कर चुके हैं। लेकिन हमें ये फील हुआ कि कितना भी कैंप कर लें, बट हम सोसाइटी के लास्ट पर्सन तक नहीं पहुंच पा रहे। सीपीआर जो कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन होता है, जो पेशेंट जब कार्डियक अरेस्ट में चला जाता है या कोलैप्स हो जाता है, जिसकी सांसें नहीं चल रही है, ऐसे आदमी को सीपीआर देने की जरूरत होती है। और उसको विदिन सेकंड, जैसे कोलैप्स हुआ तुरंत, आप अगर वहां खड़े हैं तो 1 घंटा भी वेट नहीं करना, विदिन मिनट्स आपको तुरंत सीपीआर देना है। और वो सीपीआर कैसे दिया जाए, किसको देना है, कब देना है, वो टेक्निक हमने सोचा कि एक गाने के माध्यम से बनाएंगे तो शायद हम लोग सोसाइटी के लास्ट पर्सन तक पहुंच सकते हैं।
भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए अंतिम वनडे मैच में घायल हुए श्रेयस अय्यर की हालत फिलहाल पहले से बेहतर है। श्रेयस अय्यर सिडनी के अस्पताल के आईसीयू से बाहर आ गए हैं और लगातार उनकी हालत में सुधार हो रहा है। माना जा रहा है कि अगले कुछ दिनों में श्रेयस को अस्पताल से छुट्टी मिल सकती है। भारतीय टी20 टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव ने टी20 मैच से पहले श्रेयस की हेल्थ को लेकर जानकारी दी। और हमारी जो 7वीं और आखिरी गुड न्यूज़ है वो है गेट वेल सून श्रेयस अय्यर। जी हाँ, आपको जैसा कि हमने बताया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में सूर्य कुमार ने बताया कि श्रेयस की हालत पहले से काफ़ी बेहतर है। हालांकि इससे पहले वो आईसीयू में एडमिट थे, लेकिन फिलहाल श्रेयस आईसीयू से बाहर आ चुके हैं और फ़ोन पर बात भी कर रहे हैं। इस दौरान श्रेयस की ऑस्ट्रेलिया के अस्पताल में एक तस्वीर भी सामने आई है जिसमें वो पहले से काफ़ी बेहतर दिखाई दे रहे हैं। एटलीस्ट फर्स्ट डे जब पता चला कि उसको इंजरी हुई है तो मैंने पहले उसको ही फ़ोन किया। फिर मुझे पता चला उसके पास फ़ोन नहीं है। फिर मैंने अपने फिजियो को फ़ोन किया, कमलेश जैन को। उन्होंने बताया कि वो स्टेबल है। फर्स्ट डे तो बता नहीं सकते कैसे, बट ही वॉज लुकिंग गुड। बट अभी 2 दिन से बात हो रही है। ही इज़ बिन रिप्लाइंग। अगर वो फ़ोन पे रिप्लाई कर रहा है मतलब ही इज स्टेबल। और डॉक्टर भी है वहाँ पे साथ में, तो इट्स लुकिंग गुड। आई मीन अच्छा है, बात कर रहा है, एवरीथिंग इज नॉर्मल। बट बोला है कि कुछ दिन और ध्यान देंगे। बट ही इज बिन रिप्लाइंग, टॉकिंग टू एवरीवन, सो इट्स गुड। तो इसी के साथ 7 बजे 7 गुड न्यूज में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।